कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जो नक्शे पर सिर्फ नीली रेखा दिखती है, लेकिन जमीन पर उतरते ही वह एक जीवित शक्ति बन जाती है। एक ऐसा दैत्य जो न तो मौसम मानता है, न सीमाएं और न इंसानी योजनाएं। ब्रह्मपुत्र, वह नदी जिसने सदियों से असम की धरती को जीवन भी दिया है और हर साल उससे कीमत भी वसूली है। कभी खेत निगलकर, कभी गांव बहाकर, कभी रास्ते मिटाकर और कभी यह याद दिलाकर कि इंसान आज भी प्रकृति के सामने कितना छोटा है। इसी नदी को लोग असम का शोक कहते हैं, क्योंकि यह कभी भी अपना मिजाज बदल सकती है और जब बदलती है तो इतिहास लिख देती है। लेकिन इसी इतिहास के बीच भारत ने एक ऐसा अध्याय जोड़ने की कोशिश की जिसे लिखना किसी दुस्साहस से कम नहीं था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं थी। यह धरती, पानी और समय तीनों से एक साथ लड़ने जैसा था। यहाँ की मिट्टी इतनी अस्थिर है कि भारी मशीनें पल भर में ढंस जाती हैं। नदी की धारा इतनी तेज कि अस्थायी ढांचे खिलौनों की तरह बह जाते हैं और मानसून ऐसा कि महीनों तक काम ठप हो जाए। इसी वजह से दुनिया की कई नामी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद चुपचाप फाइल बंद कर दी, क्योंकि उनके लिए यह जोखिम फायदे से बड़ा था। लेकिन यहीं से कहानी ने मोड़ लिया, क्योंकि भारत के लिए यह सिर्फ एक पुल नहीं था, यह दूरी, समय और रणनीति तीनों को बदलने का मौका था। धुबड़ी और फूलबाड़ी के बीच फैला यह 19 किलोमीटर लंबा महासेतु उस सोच का नतीजा है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ विकास नहीं बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य से जोड़कर देखा गया। क्योंकि यह इलाका सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं, रणनीतिक रूप से भी भारत की सबसे संवेदनशील नसों में से एक है। उत्तर पूर्व भारत दशकों तक एक तरह से अलग थलग रहा, जहां एक शहर से दूसरे शहर पहुंचना घंटों नहीं बल्कि दिन ले लेता था, जहां नदी पार करना रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम था और जहां एक बीमार व्यक्ति के लिए अस्पताल तक पहुंचना अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करता था। इसी खामोश पीड़ा के बीच इस पुल की नींव रखी गई और जैसे जैसे नदी के बीच पिलर खड़े होते गए वैसे वैसे यह साफ होने लगा कि यह सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि भरोसे की एक नई रेखा है। इस प्रोजेक्ट ने भारत को उन सीमाओं से बाहर निकलने का मौका दिया जहां उसे हमेशा संभावनाओं वाला देश कहा जाता था, लेकिन अब वह निष्पादन करने वाला देश बनता दिख रहा है। ब्रह्मपुत्र के बीच खड़े होते 126 पिलर इस बात की गवाही देते हैं कि आधुनिक इंजीनियरिंग सिर्फ मशीनों की ताकत नहीं होती बल्कि योजना, धैर्य और अनुभव का संगम होती है। क्योंकि हर पिलर को जमीन के भीतर इतनी गहराई तक ले जाया गया है जहां नदी का असर लगभग बेअसर हो जाता है और जहां स्थिरता सालों नहीं बल्कि दशकों के लिए तय की जाती है। इस पुल का जन्म उस भारत की कहानी कहता है जो शोर मचाए बिना प्रचार से दूर रहकर अपने सबसे कठिन इलाकों में सबसे मजबूत फैसले ले रहा है। और यही वह बिंदु है जहां से यह कहानी सिर्फ एक नदी या एक पुल की नहीं रहती बल्कि एक पूरे क्षेत्र, एक पूरी रणनीति और एक बदलते राष्ट्र की कहानी बन जाती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। जैसे जैसे धुबड़ी फूलबाड़ी महासेतु का ढांचा ब्रह्मपुत्र के ऊपर आकार लेने लगा वैसे वैसे इसकी गूंज सिर्फ असम या मेघालय तक सीमित नहीं रही बल्कि नई दिल्ली से लेकर टोक्यो, वॉशिंगटन और बीजिंग तक रणनीतिक हलचल महसूस की जाने लगी। क्योंकि इस पुल की असली अहमियत इसकी लंबाई या लागत में नहीं बल्कि उसकी लोकेशन और टाइमिंग में छिपी हुई है। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में चिकन नेक कहा जाता है, वह पतली सी गर्दन है जो पूरे उत्तर पूर्व भारत को शेष देश से जोड़ती है और दशकों से यह इलाका भारत की सबसे बड़ी सामरिक कमजोरी माना जाता रहा है। क्योंकि किसी भी संघर्ष की स्थिति में इस कॉरिडोर पर दबाव बनाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग किया जा सकता है और यही वह सोच थी जिसने पड़ोसी ताकतों को हमेशा आत्मविश्वास दिया। लेकिन धुबड़ी फूलबाड़ी ब्रिज इस सोच को जड़ से चुनौती देता है, क्योंकि यह एक वैकल्पिक, तेज और भरोसेमंद संपर्क मार्ग तैयार करता है जो सिर्फ नागरिक आवाजाही के लिए नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक मूवमेंट के लिए भी उतना ही अहम है। इस पुल की डिजाइन में वही कारण है कि इसे साधारण पुल की तरह नहीं बल्कि मल्टी लेयर लोड स्ट्रक्चर की तरह तैयार किया गया है, जहां भारी ट्रक, सैन्य वाहन और विशेष उपकरण बिना किसी संरचनात्मक तनाव के आवाजाही कर सकते हैं। और यही वजह है कि इसके फाउंडेशन को भूकंप, तेज जलधारा और अत्यधिक भार तीनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। इस प्रक्रिया में भारत ने जापान के साथ तकनीकी सहयोग किया, खास तौर पर डीप वेल फाउंडेशन और एंटी सिस्मिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि जापान वह देश है जिसने भूकंप को किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में झेला है। और इसी अनुभव ने इस प्रोजेक्ट को वह आत्मविश्वास दिया जो कागजी गणनाओं से नहीं आता। यह सहयोग किसी दिखावे का हिस्सा नहीं था बल्कि एक शांत रणनीतिक साझेदारी का संकेत था, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता,
और संतुलन को प्राथमिकता दी गई। और यही वह बिंदु है जहां यह पुल सिर्फ भारत की आंतरिक जरूरत नहीं रहता, बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर बन जाता है। चीन की चिंता इसी वजह से बढ़ती दिखाई देती है, क्योंकि उसकी रणनीति लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए प्रभाव बढ़ाने की रही है, चाहे वह तिब्बत में सड़कें हों या पड़ोसी देशों में पोर्ट और हाईवे। लेकिन इस बार भारत ने बिना शोर किए अपने सबसे संवेदनशील क्षेत्र में एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है जो किसी भी संभावित दबाव को संतुलित कर सकता है। यह पुल न तो किसी सैन्य अड्डे की तरह दिखता है, न किसी किले की तरह, लेकिन इसकी मौजूदगी ही समीकरण बदल देती है, क्योंकि अब उत्तर पूर्व भारत सिर्फ नक्शे का कोना नहीं, बल्कि तेजी से जुड़ता हुआ गतिशील और रणनीतिक रूप से सशक्त क्षेत्र बनता जा रहा है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों के लिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन केस स्टडी नहीं, बल्कि यह समझने का उदाहरण है कि आधुनिक दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चुपचाप शक्ति का रूप ले लेता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चेतावनी के। और जब तक दुनिया इसका पूरा मतलब समझती है, तब तक खेल बदल चुका होता है। लेकिन इस महासेतु की सबसे बड़ी कहानी न तो रणनीति के नक्शों में छिपी है और न ही रक्षा विश्लेषण की रिपोर्ट्स में। इसकी असली कहानी उन लोगों की जिंदगी में लिखी जा रही है जो दशकों तक ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों पर समय, दूरी और बेबसी के कैदी बने रहे। क्योंकि एक समय था जब धुबड़ी से फूलबाड़ी की यात्रा का मतलब होता था 200 किलोमीटर से ज्यादा का चक्कर, घंटों की थकान, अनिश्चित नाव यात्राएं और मानसून के महीनों में तो लगभग पूरी दुनिया से कट जाना। उस दौर में एक बीमार व्यक्ति के लिए अस्पताल तक पहुंचना किस्मत पर छोड़ दिया जाता था। किसान अपनी फसल समय पर बाजार नहीं पहुंचा पाते थे, छात्र बेहतर शिक्षा के सपने सिर्फ सोच पाते थे, और व्यापार का मतलब सीमित अवसरों तक सिमट कर रह गया था। लेकिन जैसे ही यह 19 किलोमीटर लंबा पुल आकार लेने लगा, वैसे वैसे इस पूरे क्षेत्र की धड़कन बदलने लगी, क्योंकि अब दूरी किलोमीटर में नहीं बल्कि मिनटों में नापी जाने लगी है। 8 घंटे की जानलेवा यात्रा 20 मिनट की सहज ड्राइव में बदल रही है। और यह बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं, आत्मसम्मान लेकर आ रहा है। इस पुल के खुलते ही असम और मेघालय के बीच व्यापार, पर्यटन और रोजगार की नई धाराएं बहने लगेंगी। स्थानीय किसानों को बड़े बाजार मिलेंगे, युवाओं को नए अवसर दिखेंगे, और वह उत्तर पूर्व जिसे कभी दूर का इलाका कहा जाता था, देश के आर्थिक नक्शे के केंद्र में आता नजर आएगा। यह प्रोजेक्ट उन हजारों इंजीनियर्स, मजदूरों और तकनीशियनों की तपस्या का नतीजा है जिन्होंने 40 डिग्री की गर्मी, लगातार बारिश और उफनती नदी के बीच दिन रात काम किया, जहां हर दिन जोखिम था और हर गलती की कीमत जान हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद काम रुका नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक ठेका नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि धुबड़ी फूलबाड़ी महासेतु आत्मनिर्भर भारत की उस सोच का प्रतीक बनता है जहां विदेशी सहयोग ज्ञान के लिए होता है, नियंत्रण के लिए नहीं, और जहां देश अपनी जरूरतों के अनुसार तकनीक को अपनाता है, न कि तकनीक के अनुसार खुद को ढालता है। जापान का इस प्रोजेक्ट में निवेश भी इसी भरोसे का संकेत है कि आने वाले दशकों में एशिया का संतुलन उन देशों से तय होगा जो स्थिरता, पारदर्शिता और साझेदारी में विश्वास रखते हैं। जब यह पुल पूरी तरह चालू होगा तो यह सिर्फ गाड़ियों को नदी के पार नहीं ले जाएगा, बल्कि वह सोच भी बदलेगा जिसमें भारत को अब तक सीमाओं में बंधा हुआ माना जाता था। क्योंकि यह महासेतु बताता है कि नया भारत न तो शोर मचाकर आगे बढ़ता है और न ही किसी को चुनौती देकर, वह बस अपने काम से जवाब देता है। धुबड़ी फूलबाड़ी ब्रिज आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक होगा कि असंभव वही होता है जिसे करने की इच्छा न हो, और संभव वही बनता है जिसके पीछे धैर्य, दृष्टि और साहस खड़ा हो। और जब ब्रह्मपुत्र जैसी नदी को पार किया जा सकता है तो भारत के रास्ते में खड़ी कोई भी बाधा स्थायी नहीं हो सकती। यही वजह है कि यह पुल सिर्फ 2 किनारों को नहीं जोड़ता, ये उस भारत को जोड़ता है जो था, उस भारत से जो बन रहा है, और उस भारत से जो आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय करेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।